मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए मन से कभी हार मत मानिए, आत्मविश्वास से भरपूर आगे बढ़ते रहिए, जीत सुनिश्चित है। इसी के साथ सुप्रभात, मैं हूं दीक्षा कोहली। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य गतिविधियों पर। सिलिकॉन कूटनीति के युग में भारत सेमीकंडक्टर पावर हाउस बनने के लिए हर कदम उठाएगा। सेमिकॉन इंडिया 2024 के उद्घाटन के अवसर पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, दुनिया के हर डिवाइस को भारत में निर्मित चिप्स से लैस किया जा सके, इसके लिए सरकार देश में चिप उत्पादन की संख्या बढ़ाने पर दे रही है ध्यान। देश के इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को इस दशक के अंत तक $500 बिलियन का उद्योग बनाने का है लक्ष्य। जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा परिवर्तन है वैश्विक चिंताएं। हरित हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी है महत्वपूर्ण, बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हरित हाइड्रोजन पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा, भारत हरित ऊर्जा पर पेरिस संकल्पों को पूरा करने वाले पहले G20 देशों में से एक है। दुनिया के ऊर्जा परिदृश्य में हरित हाइड्रोजन को बताया आशाजनक विकल्प। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम में चल रहे दूसरे एशिया प्रशांत नागरिक उड्डयन मंत्रियों के सम्मेलन को आज करेंगे संबोधित। एशिया प्रशांत क्षेत्र में विमानन सुरक्षा, स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा देने वाले दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाने की करेंगे घोषणा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन कर रहे हैं कार्यक्रम की सह मेजबानी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नर्सिंग पेशेवरों को सराहनीय सेवाओं के लिए वर्ष 2024 के राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किए प्रदान। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में 15 नर्सों को उनके कर्तव्य और समुदाय की सेवा के प्रति उत्कृष्ट प्रतिबद्धता के लिए दिए गए पुरस्कार। केंद्रीय कैबिनेट की बड़ी बैठक में लिए गए बड़े फैसले। 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को आयुष्मान भारत PM जन आरोग्य योजना में किया जाएगा शामिल। हर बुजुर्ग को मिलेगा 5 लाख का हेल्थ कवर। 12,461 करोड़ रुपए की लागत वाले 31,350 मेगावाट की पनबिजली परियोजनाओं को मिली मंजूरी। इलेक्ट्रिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए 10,900 करोड़ रुपए की PM E-ड्राइव योजना होगी लॉन्च। मौसम की सटीक जानकारी के लिए मिशन मौसम पर 2,000 करोड़ रुपए होंगे खर्च। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शाम 4 बजे नागरिक उड्डयन पर आधारित दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भाग लेंगे। इस अवसर पर वह कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री सभी सदस्य देशों द्वारा दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाने की भी घोषणा करेंगे, जो क्षेत्र के विमानन क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की दिशा में एक दूरदर्शी रोड मैप है। एशिया प्रशांत नागरिक उड्डयन क्षेत्र में सुरक्षा, स्थिरता और सुरक्षा की कड़ी को आगे बढ़ाने की दिशा में यह सम्मेलन और दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाना एक अहम कदम है और इससे इस क्षेत्र के देशों के बीच मौजूद सहयोग की भावना उजागर होती है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय नागरिक उड्डयन पर एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICO के सहयोग से कर रहा है। इस कार्यक्रम के जरिए पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र से परिवहन और विमानन मंत्री, नियामक निकाय और उद्योग विशेषज्ञ एक ही मंच पर एक साथ होंगे। सम्मेलन में बुनियादी ढांचे के विकास, स्थिरता और कार्यबल विकास जैसी प्रमुख चुनौतियों का समाधान निकालने पर जोर दिया जाएगा। साथ ही इस दौरान सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच अधिक सहयोग को भी बढ़ावा दिया जाएगा। Sign of it is how our Prime Minister has given the responsibility to handle this ministry to 2 young ministers, me and Muralidhar Mohal ji.
we are dedicated to provide last mile connectivity and mobility to all our 150 crore citizens of this country. On a single day, our airports handle up to 9 lakh passengers, showcasing the robust demand and growth potential of our industry. The Government of India, along with International Civil Aviation Organization, is organizing one of the largest events in the aviation industry in the Asia-Pacific region. प्रधानमंत्री का विजन भारत को सेमीकंडक्टर डिजाइन, विनिर्माण और प्रौद्योगिकी विकास के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इस विजन के अनुरूप सेमिकॉन इंडिया 2024 का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया था। आज का भारत दुनिया को भरोसा देता है, when the chips are down, you can bet on India. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया 2024 के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत का सेमीकंडक्टर क्षेत्र एक क्रांति के लिए तैयार है। सेमीकंडक्टर की आपकी इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड सर्किट से जुड़ी हुई है। भारत भी आपको एक इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम देता है। भारत के डिजाइनर्स, उनके जबरदस्त टैलेंट को तो आप भली भांति जानते हैं। डिजाइनिंग की दुनिया में 20% टैलेंट का योगदान भारत करता है और इसका निरंतर विस्तार हो रहा है। हम 85,000 टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स और R&D एक्सपर्ट्स की सेमी कंडक्टर वर्कफोर्स तैयार कर रहे हैं। भारत का फोकस अपने स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री रेडी बनाने पर है। हम सेमी कंडक्टर से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बहुत फोकस कर रहे हैं। हमारी सरकार भारत में पूरे सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन इकोसिस्टम को आगे बढ़ा रही है। मैंने इस साल लाल किले से कहा है, हमारा सपना है कि दुनिया की हर डिवाइस में इंडियन मेड चिप हो। भारत का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि ग्लोबल चैलेंजेस को भी सॉल्यूशन देता है। हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस में एक सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर बनाने के लिए भी काम कर रहे हैं। हम IITs के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं ताकि हमारे इंजीनियर्स ना सिर्फ अभी के लिए हाईटेक चिप बनाए बल्कि नेक्स्ट जेन चिप पर भी रिसर्च करें। हम इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस को भी आगे बढ़ा रहे हैं। आप लोगों ने ऑयल डिप्लोमेसी का नाम सुना है। आज का युग सिलिकॉन डिप्लोमेसी का युग है। इसी साल भारत इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की सप्लाई चेन काउंसिल का वाइस चेयर चुन गया है।
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया और उम्मीद जताई कि यह सम्मेलन बेहतरी के लिए कई विचारों के आदान प्रदान में मदद करेगा। दिल्ली में ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विश्व एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। इस बात का बड़ा एहसास है कि जलवायु परिवर्तन केवल भविष्य का मामला नहीं है, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव और अभी महसूस किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, ऊर्जा परिवर्तन और स्थिरता अब वैश्विक नीति चर्चा का केंद्र बन गई है। Friends, India is committed towards creating cleaner and greener planet. We were the first among G20 nations to fulfill our Paris commitments on green energy. These commitments were fulfilled 9 years ahead of the target of 2030. India's installed non-fossil fuel capacity increased nearly 300% in the last 10 years. Our solar energy capacity increased over 3,000% in the same period. But we are not resting on these achievements. We remain focused on strengthening existing solutions. We are also looking at new and innovative areas. This is where green hydrogen comes into the picture. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई कि यह सम्मेलन बेहतरी के लिए कई विचारों के आदान प्रदान में मदद करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नर्सों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया। सुश्री शीला मंडल, एएनएम, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दक्षिणी अंडमान। सुश्री इकेन लोलेन, एएनएम, अरुणाचल प्रदेश। सुश्री विजया कुमारी वी, एएनएम, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थावलकुप्पम, पुडुचेरी। सुश्री जानुका पांडे, वरिष्ठ एएनएम, तमथांग स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, जिला नामची, सिक्किम। सुश्री अनिंदिता प्रमाणिक, महिला स्वास्थ्य सहायक, स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, जनार्दनपुर, पश्चिम बंगाल। सुश्री ब्रह्मचारी मयूम अमसाला देवी, महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, पूर्वी इम्फाल, मणिपुर। मेजर जनरल इग्नेशियस डेलोस फ्लोरा, अतिरिक्त महानिदेशक, सैन्य नर्सिंग सेवा। सुश्री प्रेम रोज सूरी, सहायक नर्सिंग अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली। डॉक्टर तबस्सुम इरशाद हांडू, संक्रमण नियंत्रण नर्स, SKIMS, श्रीनगर। डॉक्टर नागराजैया, PhD, सेवानिवृत्त, एडिशनल प्रोफेसर, निमहत। सुश्री शमशाद बेगम ए, नर्सिंग अधिकारी, इंदिरा गांधी अस्पताल, कवारत्ती, लक्षद्वीप। सुश्री आशा बामनराव बावने, सार्वजनिक स्वास्थ्य नर्स, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, चंद्रपुर, महाराष्ट्र। सुश्री H मनकीमी, वार्ड अधीक्षक, जिला अस्पताल, तिरछित, मिजोरम। सुश्री संजुक्ता सेठी, नर्सिंग अधिकारी, OT इंचार्ज सिस्टर, जिला मुख्यालय अस्पताल, मलकानगिरी, उड़ीसा। श्री राधेलाल शर्मा, वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी, सवाई मानसिंह अस्पताल, ट्रॉमा सेंटर, जयपुर, राजस्थान। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 13 सितंबर को राजस्थान के अजमेर, करनाल और सुसुरा के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपने एक दिवसीय राजस्थान दौरे के दौरान अजमेर स्थित राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम में शामिल होंगे और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अध्यक्षता करेंगे। इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति तेजाजी दशमी और उपलक्ष्य पर नागौर के खरनाल और अजमेर के सुरसुरा में स्थित वीर तेजाजी मंदिरों के दर्शन भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में बुजुर्गों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार ने 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान योजना में शामिल करने का फैसला किया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत अब 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को 5 लाख रुपए सालाना तक मुफ्त व कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। इस योजना से 4 करोड़ परिवारों में रहने वाले 6 करोड़ बुजुर्गों को लाभ मिल सकेगा। सरकार ने कहा कि योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को एक नया अलग कार्ड भी जारी किया जाएगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए बुजुर्गों को आयुष्मान भारत के तहत पंजीकरण करना होगा। जल्द ही पंजीकरण की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। मंत्री जी ने कहा था कि 70 वर्ष की आयु के ऊपर के हर बुजुर्ग को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा और 70 साल के ऊपर के हर बुजुर्ग, चाहे वो गरीब हो, चाहे मध्यम वर्ग के हो, चाहे उच्च मध्यम वर्ग के हो, ये नया दायरा होगा जिनको 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। आज ये स्कीम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने अप्रूव की और इससे देश में करीब 4.5 करोड़ फैमिलीज, जिसमें करीब 6 करोड़ सीनियर सिटीजन्स कवर होंगे, ये नए एडिशनल इसमें जुड़ेंगे। कई फैमिलीज ऐसी हैं जो ऑलरेडी कवर्ड हैं जिसमें सीनियर सिटीजन है। ऐसी फैमिलीज में एडिशनल कवरेज, टॉप अप कवरेज 5 लाख रुपए पर एनम का रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि हम हर भारतीय के लिए सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने को लेकर प्रतिबद्ध हैं। इसी को लेकर कैबिनेट ने 70 साल से अधिक आयु के सभी नागरिकों को हेल्थ कवरेज देने के लिए आयुष्मान भारत PMJAY के दायरे का और विस्तार करने का निर्णय लिया है। यह योजना 6 करोड़ नागरिकों की गरिमा, उनकी देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 31,350 मेगावाट क्षमता की जल विद्युत परियोजनाओं के विकास में सहायता के लिए 12,461 करोड़ रुपए के व्यय को मंजूरी दे दी है। लगभग 31,350 मेगावाट की संचयी उत्पादन क्षमता के लिए विद्युत मंत्रालय की संशोधित योजना वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2031-32 तक लागू की जाएगी। देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रधानमंत्री ई-ड्राइव स्कीम को मंजूरी मिल गई है। देश में इलेक्ट्रॉनिक्स वाहनों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को इलेक्ट्रिक बस, एम्बुलेंस और ट्रक जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए 14,335 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय वाली 2 योजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें से पहली योजना 10,900 करोड़ रुपए के परिव्यय वाली PM ई-ड्राइव योजना है, जबकि दूसरी 3,435 करोड़ रुपए के बजट वाली PM ई-बस सेवा भुगतान सुरक्षा तंत्र योजना है। पॉल्यूशन से बचने के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए PM ई-ड्राइव 10,900 करोड़ रुपीस का ये प्रोग्राम है। आप सब जानते हैं कि फेम 1 और फेम 2 अच्छे सक्सेसफुल कार्यक्रम रहे थे। 16 लाख से ज्यादा 16 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिकल व्हीकल सपोर्ट हुए हैं फेम 1 और फेम 2 में। इन दोनों कार्यक्रमों से जो सीखने को मिला, जो अनुभव आया, उस अनुभव के आधार पर आज PM ई-ड्राइव स्कीम लॉन्च हुई है। इसमें 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, ट्रक्स और एम्बुलेंसेज और ई-बसेस को कवर किया जाएगा।
इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखा गया है कि एम्बुलेंस के केस में हाइब्रिड एम्बुलेंस को सपोर्ट करेंगे, बिकॉज एब्सोल्युटली 100% श्योरिटी चाहिए होती है एम्बुलेंस के मैटर्स में। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज से बुधवार को बर्लिन में मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उन्हें व्यक्तिगत शुभकामनाएं दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर 3 देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण के तहत जर्मनी में हैं। वह भारत खाड़ी सहयोग परिषद मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लेने के बाद सऊदी अरब से यहां पहुंचे हैं। विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, आज बर्लिन में चांसलर ओलाफ शोल्ज से मिलकर सम्मानित महसूस हुआ। उन्हें प्रधानमंत्री मोदी की ओर से व्यक्तिगत शुभकामनाएं दी। 7वें अंतर सरकारी परामर्श के लिए उनकी भारत यात्रा की प्रतीक्षा है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इन दिनों रूस के दौरे पर हैं। अजीत डोभाल ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित ब्रिक्स NSA की बैठक में हिस्सा लिया। सत्र के दौरान उन्होंने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सहित समकालीन सुरक्षा मुद्दों को संबोधित किया। उन्होंने आतंकवाद सहित आधुनिक सुरक्षा चुनौतियों को हल करने की जरूरत पर भी जोर दिया। अजीत डोभाल ने आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर जोर दिया और इस चुनौती से निपटने के लिए ब्रिक्स ढांचे के भीतर सहयोगात्मक प्रयासों की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने इस बात की चर्चा की है कि इस बैठक का मुख्य फोकस रूस और यूक्रेन में चल रहे युद्ध को खत्म करने पर होगा। इस बैठक के माध्यम से दोनों देशों के बीच एक बार फिर से शांति वार्ता कराने की कोशिश की जा सकती है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को नई दिल्ली में मंत्रालय की 100 दिन की उपलब्धियों के रूप में 6 पहलों का उद्घाटन किया है। उन्होंने राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन 2.0, अधीनस्थ विधान प्रबंधन प्रणाली, परामर्शदात्री समिति प्रबंधन प्रणाली, राष्ट्रीय युवा संसद योजना 2.0 और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय पहल का शुभारंभ किया। इन पहलों का उद्देश्य कागज रहित विधायी वातावरण प्राप्त करना, वास्तविक समय पर शासन को बढ़ावा देना और बेहतर निर्णय लेने की ओर ले जाना है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के छात्रों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता की एक नई योजना भी शुरू की है। इससे लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होंगी और प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिताओं का आयोजन कर आदिवासी छात्र छात्राओं को संसद और संसदीय संस्थानों की कार्यप्रणाली से परिचित कराया जा सकेगा। The concept of one nation, one application and coming together in national e-Vidhan, I think this is a unitary effort where we are on board together. The different assemblies may be different unit, but no assembly work in isolation. After all, we are framing rules, regulations, we are making laws for the country, and every part of the country must have some kind of connection with the other parts of the country because we have to work in unison. So there may be some different practices in different Vidhan Sabhas, but I feel what we do in the Parliament of India is actually the culmination of all the good things that are happening across the globe. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह के विजन के अनुरूप देश को साइबर सुरक्षित बनाने के लिए प्रयासरत I4C की मुहिम से सदी के महानायक भी जुड़ गए हैं। आप भी इस मुहिम से जुड़ साइबर धोखाधड़ी के प्रति सजग बन साइबर सिक्योर भारत के निर्माण में भागीदार बने। देश में एक सुरक्षित साइबर स्पेस बनाने के लिए कृत संकल्प बने। इसी बात के साथ अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए, देश और दुनिया में बढ़ रहा साइबर अपराध, जी हां, साइबर क्राइम, ये चिंता का विषय है। गृह मंत्रालय का भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र इसके नियंत्रण की दिशा में कार्य कर रहा है। गृह मंत्री महोदय के आग्रह पर मैं भी इस अभियान से जुड़ा हूं और मैं चाहता हूं कि हम सब साथ मिलकर इस समस्या से देश को मुक्त बनाएं। हमारी थोड़ी सी समझदारी और सावधानी हमें साइबर अपराधियों से बचा सकती है
और ये मैं आपको समय समय पर याद दिलाता रहूँगा। अनेक अनेक धन्यवाद आपका। जय हिंद।